हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो हमारी यूनिट है। फर्स्ट यूनिट जो है उसमें हमारे 4 चैप्टर हैं बेटा। फर्स्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आज हम सेकंड वाला स्टार्ट कर रहे हैं, और जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है वो भी हम कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाओगे आपको तो उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हमें नेशनल इनकम से रिलेटेड न्यूमेरिकल वगैरह करने होते हैं, लेकिन उसकी जो थ्योरी है वो हमारी पेंडिंग है। उसको भी हम जितनी जल्दी हो सकेगा कवर करेंगे पहले, लेकिन इस चैप्टर को हम करेंगे। इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, पेपर में आता है अच्छा खासा मार्क्स का, और है बहुत इजी। इसमें बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है, मोस्टली डिफरेंस वगैरह ही है, और इसको हम 2 से 3 वीडियो के अंदर जल्दी से ख़त्म करेंगे। अब देखो ये चैप्टर है किस बारे में, क्या पढ़ना है हमें। चैप्टर वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम है इसका। इसमें 2-3 ये आएंगे कि एक जो इकोनॉमी है उसमें कितना पैसा इंक्लूड किया जाएगा, किस किस का पैसा इंक्लूड किया जाएगा, बेसिकली ये इसमें हमें सिखाया जाएगा। और कौन कौन से गुड्स इंक्लूड किए जाएंगे। प्रोडक्शन तो बहुत सारे गुड्स का हो रहा होता है, रीसेल भी हो रहा होता है सामान, तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बेटा हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज जो हम इसका पहला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। ये क्या होता है ध्यान से समझना, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है बच्चे, लेकिन इसमें फिर भी गलती करते हैं कॉन्सेप्ट में। देखो क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी administrated by a government within which person, goods and capital circulate freely। ध्यान से समझो, सबने इंडिया का मैप देखा हुआ है, पूरा बचपन में बनाया होगा बहुत बार। तो जितना भी हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, जिसको कौन गवर्न करता है, कौन कंट्रोल करता है, जिसमें किसका एडमिनिस्ट्रेटिव रूल चलेगा, हमारी गवर्नमेंट का। अब चाहे वो पर्सन हो, उसमें पर्सन फ्रीली मतलब वो हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, या कैपिटल यहाँ पे मनी के लिए बात की गई है, रेगुलेट हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं। अगर मैं दिल्ली से कहीं पंजाब चला गया, जम्मू कश्मीर चला गया, नीचे साउथ में चला गया, कहीं भी ऐसे ही गुड्स भी जाते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स, और पैसा भी ट्रांसफ़र होता है। तो जिस ज्योग्राफिकल एरिया में हमारा पैसा, गुड्स और जो पर्सन है, लोग हैं, ये ट्रांसफर हो रही है फ्रीली, और एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है, वो किस में आता है, हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में। बेटा ये तो हो गई जो चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे मतलब ज्योग्राफिकल एरिया में आ रही है, वो इंक्लूड होगी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं है, मतलब हमारे इंडिया का जो मैप है वो उसके अंदर नहीं है प्रेजेंट, फिर भी वो हमारे इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड की जाएगी। कौन सी 3 चीज़ें बेटा वो है, ध्यान से सुनना, इसी में गलती करोगे और यहीं से क्वेश्चन आएगा। पहला है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स। जितने भी हमारे शिप्स होते हैं या एयरप्लेन्स वगैरह होते हैं, वो ओन किए गए हैं एंड ऑपरेटेड, या फिर ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। हम नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होता है, ऐसा पर्सन जो हमारे देश में 1 साल से रह रहा है, या फिर जो हमारे देश में ही पैदा हुआ है। ठीक है, अभी इस पे और आएंगे डिटेल में। बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, सीधी बात है, अगर कोई प्लेन वगैरह है जो इंडियन कंपनी का इंडिया का पर्सन उसे मैनेज करता है, वो उसका ओनर है। अब वो इंडिया से उड़ के चला गया, मान लो ऑस्ट्रेलिया चला गया, अमेरिका चला गया, तब भी वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर गिना जाएगा, इंडिया की, क्योंकि उसको ओन कौन कर रहा है या ऑपरेट कौन कर रहा है, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट। इसके बाद फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब ये क्या होता है, देखो जो हमारा पेट्रोल वगैरह निकलता है, गैसेस वगैरह आती है हमारे पास, वो जो हमारे सी है, इंडियन सी हो गया, इंटरनेशनल सी हो गया, वहाँ से आते हैं। अब उसको भी अगर जो ऑपरेटेड कर रहा है, जो ऑपरेशन कर रहा है, उसका ओनर है, वो कौन है, रेजिडेंट्स है हमारे इंडिया की कंट्री का, तो वो भी किसके अंदर ही आएगा, हमारे इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में, चाहे वो इंटरनेशनल वाटर बॉडी में क्यों ना हो। देखो एक जो हमारा मैप है, नीचे ये हमारा मैप है, यहाँ तक कुछ एरिया तक इंडिया का ही जो गवर्नमेंट है उनका कंट्रोल होगा, लेकिन उसके बाहर जाके तो वो इंटरनेशनल वाटर्स हो जाते हैं, जिसमें पूरे सारे देशों का कंट्रोल होगा, यूएन का कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे भी अगर कोई है और उसके पास पूरे राइट्स हैं, इंडियन कंपनी है, उसने राइट्स ले रखे हैं कि यहाँ से मैं पेट्रोल निकाल सकता हूं, तो वो भी किसके अंदर गिना जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में। ये जरूर याद रखना, इसमें बच्चे गलती करते हैं। और लास्ट है एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझना। एम्बेसी क्या होती है, आप सबने सुना होगा, अगर हमें कोई वीज़ा वगैरह लगवाना है, मुझे अमेरिका जाना है तो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी वीज़ा की, ऑस्ट्रेलिया जाना है वहाँ की परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। तो हर देश में एम्बेसीज होती हैं। एम्बेसीज एक तरह से आप ऑफिस समझ लो,
जहाँ पे गवर्नमेंट जो ऑस्ट्रेलिया की होगी, अमेरिका की होगी, उनके लोग होंगे, काम कर रहे होंगे और वो मेरे को अप्रूवल देंगे, मुझे वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन देनी होगी। तो वो सारी एम्बेसीज जो भी इंडियन एम्बेसी है, मैं अभी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में जिस देश में इंडिया की एम्बेसीज है वो उनके देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, किसके आएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में वो आने वाला है। कॉन्सुलेट्स कौन होते हैं, जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बाहर के देशों में ही काम करने के लिए हमारे बिहाफ पे, ठीक है। जितने भी मान लो अमेरिका से कोई लीगल काम होना है तो वहाँ पे एक पर्सन अपॉइंट किया होगा, तो उस पर्सन को कहते हैं। अब ये भी किसके अंदर माना जाएगा, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में, क्योंकि इसको सब कुछ कौन गवर्न कर रहा होगा, इंडियन गवर्नमेंट। और मिलिट्री स्टेटमेंट आपको पता ही है, अगर कोई मिलिट्री का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई साथ में मिलके दो देश काम करते हैं बहुत बार, तो अमेरिका में जाके इंडिया ने कोई अपना सेटअप लगाया पूरा थोड़े टाइम के लिए, तो वो भी किसके अंदर गिना जाएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में, ना कि अमेरिका की। सिंपल सा है, आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया में काम हो रहा है, चाहे वो बाहर की कंपनी है, चाहे इंडियन कंपनी है, कोई भी है, तो वो किस में गिना जाएगा, इंडियन टेरिटरी में। लेकिन इसके अलावा ये तीन चीज़ें, चाहे वो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में नहीं है, इंडिया के बाहर हैं, लेकिन इन तीनों के अंदर वो आते हैं, तो भी वो किसके अंदर आएंगे, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएंगे। अब कुछ चीज़ें जो इंक्लूड नहीं होगी, अब जब हमारी इंडियन एम्बेसी चाहे अमेरिका में है फिर भी वो इंडियन एम्बेसी में काउंट हो रही है, तो अमेरिका की भी एम्बेसी इंडिया में होगी, ऑस्ट्रेलिया की भी एम्बेसी इंडिया में होगी, तो वो सारी एम्बेसीज या उनके लोग या उनका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो हमारे देश में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, बाहर के देश के गिना जाएगा। आप सबने सुना होगा, पता होगा, अफगानिस्तान वगैरह में अमेरिका का पूरा मिलिट्री का सेटअप होता था, वो वहीं पे रहते थे, वहीं पे लगाते थे, तो वो वहाँ के अफगानिस्तान के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं गिना जाएगा, अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी पे गिना जाएगा। अगर वहाँ पे अटैक हुआ जहाँ पे उनका सेटअप है, तो ये माना जाएगा अमेरिका पे अटैक हुआ गया है, तो वो सारे यहाँ पे नहीं आएंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, WHO, अब ये क्या होगा, ये हर देश में इनका ऑफिस होता है, इनका कोई एक देश तो है नहीं, यूएनओ और WHO का, ठीक है। तो ये किसी भी देश के अंडर नहीं गिने जाते, तो ये इनका ऑफिस अगर इंडिया में है तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, ये इनका कोई देश स्पेसिफिक नहीं होता। तो याद रखने, दो चीज़ें नहीं आती और तीन आती हैं। अब ये MCQ में भी आ सकता है बेटा, या सीधा पॉइंट्स दे देते हैं कि कौन सा इंक्लूड होगा कौन सा नहीं होगा। अब देखो इसको समझते हैं आपके बुक के ही एग्जाम्पल से, जहाँ पे बुक का टॉपिक है ये पहला, वहीं पे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है बुक सा, देखो स्क्रीन पे भी आया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन कौन से कवर होंगे कौन कौन से नहीं होंगे वो बताना है। एन इंडियन कंपनी इन लंदन, क्या वो इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं है, पहली कंडीशन आपने ये देखनी है, नहीं है। दूसरा, क्या वो इन तीनों में से है, नहीं है, तो वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, इंडिया में हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, तो सीधा टिक, आंखें बंद करनी है और टिक लगा देना है कि ये हमारे ही एरिया में आने वाला, डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडिया के आने वाला है। थर्ड है आपका कंपनी इन इंडिया ओन बाय अ जापानीज, एक कंपनी है जो जापानीज लोगों की है लेकिन है इंडिया में, तो हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में है ना, तो किस में आएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। फोर्थ, ऑफिस ऑफ अ रिलायंस इंडस्ट्री इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में ऑफिस है रिलायंस का, हमें कोई मतलब नहीं है, अंबानी जी अपने आप देखेंगे, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वो यहाँ पे नहीं आने वाला। इसके बाद ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, इंडिया वर्ड आ गया, इंडिया में है तो ज्योग्राफिकल एरिया में है हमारे, तो आएगा। इंडियन एम्बेसी इन जापान, जापान में है, हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं है, लेकिन किसमें एम्बेसी है, तो क्या बोला था, कोई भी एम्बेसी कहीं में लोकेटेड हो वो हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में ही गिनी जाती है और डोमेस्टिक टेरिटरी में मानी जाएगी। इसके बाद ब्रांच ऑफ SBI इन चाइना, चाइना में ब्रांच है, हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं है, ना इन तीनों में से है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट, रशियन एम्बेसी इन इंडिया, अब इंडिया में तो है, एम्बेसी भी है, लेकिन वो बाहर के देश की है, फॉरेन की है, इंडिया की नहीं है, रशिया की है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, अमेरिका में करा, हमें कोई मतलब नहीं है, तो वो भी हमारे इसमें काउंट नहीं होगा। ऐसा ही पॉइंट्स, ऐसा ही क्वेश्चन आता है 3 to 4 मार्क्स का आपका, बहुत सिंपल सा। अब करते हैं बेटा इसके आगे के टॉपिक, वो भी बहुत इजी से हैं, जो हमने दो टॉपिक कवर करने हैं, एक नॉर्मल गाइडेंस जो यहाँ वर्ड आया था और एक सिटीजनशिप वाला।
अब देखो बेटा हमारा क्या टॉपिक है, सेकंड जो है नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब ये क्या होता है रेजिडेंट्स का मतलब कि हमारे देश का नागरिक। जैसे आपने सुना होगा जो लोग बाहर जाते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, उनके मुंह से आपने कभी वर्ड सुना होगा कि हमें पीआर मिल गई। पीआर मतलब परमानेंट रेजिडेंट्स, मतलब अब वो उस देश में रह सकते हैं विदाउट एनी परमिट, विदाउट एनी वीज़ा। अब उनको ये टेंशन नहीं है कि हमारा वीज़ा ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही नॉर्मल रेजिडेंट्स कैसे गिना जाएगा इंडिया में, हमारा क्या रूल है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, और एन इंस्टीट्यूशन। हम इंस्टीट्यूशन में सारे लोग आ गए, सारी चीज़ें आ गई, जैसे कंपनीज, बैंक्स वगैरह, ऑफिस वगैरह, ये सब। हु ऑर्डिनरी रिजाइड्स का मतलब है जो यहाँ पे रह रहे हैं, रिसाइड मतलब जो इंडिया में रह रहे हैं, इन अ कंट्री। अब इसमें एक कंडीशन है रिजाइड्स में, जो ये तो बोल दिया कि इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन कितने टाइम तक रह रहे हैं वो बहुत जरूरी है। 1 ईयर तक, कम से कम 1 साल तक वो हमारे देश में रहने चाहिए। एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये पूरा एक वर्ड है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अभी इसे पढ़ते हैं, क्या है, आल्सो लाइज इन दैट कंट्री, मतलब वो इंडिया में रह भी रहा है और उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, दोनों चीजें एंड लगा हुआ है यहाँ पे, और नहीं है। 1 साल तक इंडिया में भी रहना चाहिए, साथ में उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी क्या होना चाहिए, इंडिया में ही होना चाहिए। अब ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता क्या है, द रेजिडेंस लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, या तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने आपको पहले ही बता दिया। और सेकंड है द रेजिडेंस कैरीज आउट इज बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो पैसा कमा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, वो भी कहाँ कर रहा है, जैसे लिखा भी हुआ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम लोकेशन, मतलब वो इंडिया से ही पैसा कमा रहा है, इंडिया में ही पैसा सारा खर्च कर रहा है, और सब ये दोनों मिला के क्या बनता है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो 2 कंडीशन हो गई, एक तो वो 1 साल तक रह रहा है, दूसरा हो गया उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहाँ हो रही है, उसी देश में हो रही है, तब वो क्या माना जाएगा, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस कैलकुलेट मतलब माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। लेकिन कुछ चीजें फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स, कुछ लोग हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स में नहीं गिने जाएंगे। जैसे फॉरेन टूरिस्ट, कोई बाहर के लोग हमारे देश में आए, घूमने के लिए आए, ठीक है, विजिटर्स आए, टूरिस्ट आते रहते हैं इंडिया में बहुत, वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स में नहीं गिने जाएंगे, भले ही वो यहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हों। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हमने पहले भी अभी डिस्कस किया, ये कभी भी कैलकुलेट मतलब कंसीडर नहीं किए जाते। यूएनओ वगैरह, WHO किसी भी देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स में कभी भी नहीं आएंगे, इनकी कोई सिटीजनशिप वगैरह नहीं होती यहाँ पे। एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपकी गलती होने के चांस ज़्यादा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी ये UNOW वगैरह, इसमें एम्प्लॉयज़ भी काम करेंगे। अगर वो 1 साल से कम रहते हैं मेरे देश में, ध्यान से सुनना, अगर वो 1 साल से कम रहते हैं इंडिया में तो वो नहीं गिने जाएंगे। लेकिन अगर उनको रहते हुए इंडिया में 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है, फिर वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, सीजनेबल वर्कर्स स्टे लेस देन 1 ईयर। अब यहाँ पे भी देखो 1 ईयर आ गया, कोई फॉरेन की वेसल है, कोई शिप वगैरह है, कोई वही पेट्रोल वगैरह निकल रहा है, वो इंडिया में आ रखी है, और कोई सीजनेबल वर्कर है, सीजन के लिए काम करने हैं, अगर 1 साल से कम रहा है तो नहीं आएगा इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स में। अगर 1 साल से ज़्यादा रहा है तो वो भी यहाँ पे आएगा नॉर्मल रेजिडेंट्स में। उसने जितना भी पैसा कमाया होगा फिर वो यहाँ टैक्सेबल हो जाता है। हम अभी टैक्सेशन वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, आगे जब आप BCom वगैरह करोगे तो वहाँ पे ये पॉइंट आपका पहला टॉपिक ही यही होने वाला है। नेक्स्ट है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, ऑफिशियल, डिप्लोमेटिक, मेंबर ऑफ आर्म ऑफ फॉरेन कंट्री। ये हमने पढ़ा था जो एम्बेसी है। अब कोई एम्बेसी है, रशिया की एम्बेसी है, अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है, उनका स्टाफ काम कर रहा है उनकी एम्बेसी में, तो वो भी हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट में काम नहीं आते। कोई मिलिट्री वाले हैं, आर्म्ड फोर्स वाले हैं, डिप्लोमेटिक्स आपने सुना होगा जिन्हें हिंदी में बोलते हैं राजदूत। उनके जो हर देश का जो ऑफिशियल होता है जो एम्बेसी में एज अ राजदूत काम करता है, अगर हमें उनके देश से कोई डील करनी है तो वो रिप्रेजेंटेटिव होके यहाँ होता है, डील करता है।
नेक्स्ट है बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स, अब बॉर्डर्स में क्या होता है, आपस में लोग जो आर्म्स वाले होते हैं, जो हमारे मिलिट्री वाले होते हैं, वो इधर उधर जाते रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ये नहीं कि थोड़े दिन के लिए वहाँ चले गए, कोई ट्रेनिंग वगैरह उनकी चल रही तो वो हमारे उनके देश में गिने जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये हो गया बेटा नॉर्मल रेजिडेंट्स का। ये बहुत इजी सा है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब दो कॉन्सेप्ट है और मतलब एक ही कॉन्सेप्ट है, दो पार्ट है उसके, सिटीजनशिप और रेजिडेंशियलशिप, वो पढ़ते हैं, फिर हमारा आज का टॉपिक हो जाएगा फिनिश। तो देखो बेटा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, विच इज सिटीजनशिप और रेजिडेंशियलशिप। अब ये क्या होता है ध्यान से समझना। पहले मैं कुछ वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूं, उसे देखना वो क्या है। एक है लीगल कॉन्सेप्ट सिटीजनशिप में और इसमें है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। दोनों में फर्क है बहुत ज़्यादा। लीगल कॉन्सेप्ट मतलब कानूनी से रिलेटेड, बर्थ से रिलेटेड, और इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसा कमाना, पैसा खर्च करना, उससे रिलेटेड। पहले करते हैं सिटीजनशिप क्या होता है। इट इज़ बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ of a person or some legal provision allowing a person to become a citizen। मान लो कोई पर्सन है, सिटीजनशिप का एक हिंदी में आप ये मतलब भी समझो नागरिकता, ठीक है। सिटीजनशिप जो होती है वो बाय बर्थ मिलती है या तो किसी को, या फिर अगर कोई प्रोविज़न अलाउ कर रहा है उस मतलब प्रोविज़न मतलब कोई लॉ अलाउ कर रहा है उस पर्सन को कि उसे उस देश की सिटीजनशिप मिल जाए, तो उस तरीके से भी मिल सकते हैं। यहाँ पे दो कंडीशन में लिखी हुई है देखो, या तो वो बोर्न ही इंडिया में हुआ है तो वो इंडिया का सिटीजन हो गया, या आउटसाइड है वो लेकिन उसने अप्लाई किया है। जैसे मान लो कोई पर्सन है मिस्टर ए और एक पर्सन है एक्स, ठीक है। अब ये एक्स इंडिया से बाहर का, मान लो लड़की या कोई, ठीक है, लेकिन वो इंडिया में आके मिस्टर ए से शादी कर लेती है, तो उसको भी क्या मिल जाएगी, इंडिया की सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब उसको वो राइट्स मिल जाएंगे जो इंडिया के लोगों को सबको मिले हुए हैं, राइट टू वोट मिल जाएगा उसको। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ रेजिडेंशियलशिप की, तो यहाँ पे वो कोई ना उसे कोई वोट मिलेगा ना कोई उसे अलग से राइट्स मिलेंगे। ये बात करता है बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। हो सकता है ऐसे एक और एग्जांपल समझते हैं, मिस्टर एक्स है, वो इंडिया में बोर्न हुआ है, इंडिया में उसका बर्थ है, मतलब वो सिटीजन कहाँ का हो गया, इंडिया का हो गया, क्योंकि बाय बर्थ उसको सिटीजनशिप मिली हुई है। लेकिन वो कहाँ चला गया, अमेरिका चला गया, और वो अमेरिका में जाके वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो अमेरिका का सिटीजन नहीं हुआ। या तो वो वहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेगा तब उसको सिटीजनशिप मिलेगी, वो वहाँ का क्या हुआ, रेजिडेंस। उसको वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ की है, अमेरिका की है, लेकिन उसकी सिटीजनशिप कहाँ की हुई, अमेरिका की नहीं हुई, कहाँ की हुई, इंडिया की हुई। तो ये सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है रेजिडेंशिप वाला, ये सिर्फ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है कि आप पैसा कहाँ से कमा रहे हो, आप वहाँ के रेजिडेंट माने जाओगे। लेकिन सिटीजनशिप या तो आपको बाय बर्थ मिलती है, या तो इस पर्सन ने बोर्न ही अमेरिका में हुआ होता तो उसको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती, या फिर वो अप्लाई करता, फिर वहाँ की गवर्नमेंट अगर उसे अलाउ कर देती तो मिलती सिटीजनशिप, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ ही ऑर्डिनरी रेजिडाइट्स का मतलब मैं आपको पहले ही बता सका हूँ, रेजिडाइट्स का मतलब क्या होता है कि वो वहाँ पे रह रहा है इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमी आल्सो लाइज इन दैट कंट्री। या तो वो पर्सन वहाँ पे ही रह रहा है 1 साल से ज़्यादा, या फिर नहीं, मतलब दोनों है, एंड है यहाँ पे, वो पैसा भी वहीं से कमा रहा है और 1 साल ज़्यादा भी वो वहीं पे रह रहा है। ये मोस्टली इंडिया के केस में ही है। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कमेंट करने के लिए 3 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है। अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम अ रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। जो अभी मैंने एग्जाम्पल लिया कि मिस्टर एक्स बोर्न कहाँ पे हुआ है, इंडिया में, लेकिन वो पैसा जाके काम कहाँ पे जाके कर रहा है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी कर सकता है। तो वो सिटीजन कहाँ का हुआ, इंडिया का, लेकिन रेजिडेंट कहाँ का हुआ, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया का। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। आपने एक वर्ड और सुना होगा एनआरआई। एनआरआई कौन होते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। जो सिटीजन तो होते हैं इंडिया के, उनका बर्थ तो यहाँ हुआ होता है, लेकिन वो काम कहाँ पे जाके कर रहे हैं, बाहर के देश में काम कर रहे हैं, वहाँ का काम वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, एनआरआई। ये हो गया बेटा आज का हमारा टॉपिक खत्म।
पक्का पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका 3 से 4 नंबर में आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है, तो इसको करो। अब जो इसके आगे के कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इजी है, बल्कि ये थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले हैं, सब सेम लगते हैं, लेकिन आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत इजी रहने वाले हैं कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।